Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्कार। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था क्या? हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने कल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है ये समझा था, और उसमें हमें डीएनए, न्यूक्लिक एसिड को पढ़ना था, तो हमने डीएनए शुरू किया था। और डीएनए के हमने कंपोनेंट समझे थे कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। और फिर हमने देखा भाई जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें आपका पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजन बेस है और फॉस्फेट ग्रुप है। और हम नाइट्रोजन बेस के स्ट्रक्चर तक पहुंच चुके थे, उसके स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ लिए थे, सभी के पढ़ लिए थे, प्यूरिन के भी और पायरिडिन के भी। अब आगे हम आज बात करते हैं, तो आज हम देखते हैं सबसे पहले एक लास्ट जो स्ट्रक्चर को कंपोनेंट का रह गया है, और वो है फॉस्फेट ग्रुप। तो तीसरा कंपोनेंट इसके अंदर है फॉस्फेट ग्रुप। और जो फॉस्फेट ग्रुप है इसमें वो कौन सा है? इट इज ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, जिसका सूत्र है H3PO4। इसकी अगर हम संरचना देखेंगे तो ये कुछ ऐसे रहेगा, P डबल बॉन्ड O OH OH OH। ठीक है, H3PO4 है। तो ये आप ड्रॉ कर लीजिए, केमिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। तो ये तीनों कंपोनेंट की हमने स्ट्रक्चर देख लिए। अब हम ये देखते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों कंपोनेंट किस तरह से अटैच होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे। याद रखिए, हम लोग पहले एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं और फिर हम चलेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर पे, यानी कि पॉली न्यूक्लियोटाइड के पास चलेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो यही बता देते हैं हम लोग, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको रब कर देते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड में एक क्या रहेगा आपका, एक तो आपके पास रहेगा ये पेंटोज शुगर रहेगी। तो सबसे पहले हम पेंटोज शुगर बनाते हैं, ये हुआ ऑक्सीजन। CH2
OH और H। अभी आप देखिएगा, अभी आप बनाइए नहीं, ये हुआ पेंटोज शुगर। इस पेंटोज शुगर के साथ फर्स्ट पोजीशन पे जिसका फर्स्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5, फर्स्ट पोजीशन पर इसके साथ अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन बेस। मान लीजिए एडेनाइन जुड़ गया, ये क्या है, एडेनाइन है। और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाएगा। अब देखिए, तो ये तो जुड़ गया, इनके जुड़ने से जो ये स्ट्रक्चर बना, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के मिलने से जो स्ट्रक्चर बना है, ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। यानी कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, अब सर जी, ये एडेनाइन वाला एक बार फिर बताना, क्या था ये? एडेनाइन नाइट्रोजन बेस है, और एडेनाइन पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, और जो बॉन्ड इनके बीच में बनेगा उसे बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, बिटवीन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस के बीच में। प्यूरिन भी हो सकता है, पायरिमिडीन भी हो सकता है, और इन दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बना उसे बोला गया है न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए, अब क्या होगा, जो यहाँ पर है, यहाँ पर है आपका H3PO4, तो ये PO4 का OH, ये इसका OH और इसका H, ये मिलके यहाँ से क्या होगा, वाटर लिबरेट करेगा। ठीक है, जब ये वाटर लिबरेट करेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि इनके बीच में यहाँ पर ये बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये जो बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नहीं, गलत बोले, ये फॉस्फोडाइस्टर नहीं है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये कहलाया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब ध्यान से समझिए जो बात हम आपको समझाना चाहते हैं। ये जब फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया, यानी कि इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो गया, तो न्यूक्लियोस, ये तो पूरा देखो, पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस इन्होंने मिलके बनाया न्यूक्लियोसाइड, और जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ ये जुड़ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, तो ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं, हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। बोल सकते हैं भैया, हम ऐसा कह सकते हैं, हम ऐसा, यस सर। ठीक है। यस सर। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू क्या है, इसमें नाइट्रोजन बेस है प्लस पेंटोज शुगर है प्लस फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये बात भी हम लोग कह सकते हैं।
ठीक है जी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अब एक बात आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसमें एक बात देखिए, इसमें ना 5वें कार्बन पर कौन सा ग्रुप है? 5वें कार्बन पर है फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है ये बात? ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये बॉन्डिंग में काम आएगा, अभी हम डीएनए को जब आगे पढ़ेंगे। 5वें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप होगा और तीसरे कार्बन पर है OH ग्रुप। तो ये बहुत सबसे सिंपल स्ट्रक्चर हमने समझा है अभी, सिर्फ हमने एक न्यूक्लियोटाइड की बात करी है। और डीएनए में हमने ये कल एक पॉइंट लिखा था कि जो डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन से मिलकर बना होता है, यानी कि जब इस न्यूक्लियोटाइड के साथ और न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे एक ही चेन में, तो वो क्या बना लेगा? एक चेन बना लेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। और जब ऐसी 2 चेन आपस में जुड़ जाएंगी एंटी पैरेलल, तो बन जाएगा हमारा डीएनए। इस स्ट्रक्चर में जो हमने अभी यहाँ पर समझा है, जिसमें हमने आपको ये बॉन्डिंग बताई है, इसमें आपको 2 बॉन्डिंग देखने को मिली हैं। एक आपको इसमें मिला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को, दूसरा इसमें आपको मिला है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड देखने को। इतनी बात क्लियर है आप सभी को? अगर इस स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको डीएनए की बॉन्डिंग आराम से क्लियर हो जाएगी। और क्लियर हो गया है तो आप लोग ये नोट करिए, और नोट करते ही बताइए, फिर हम आगे बात करते हैं। सर ये एडेनिन वाला स्ट्रक्चर एक बार फिर बताना। एडेनाइन नाइट्रोजन बेस है और नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इनका अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है तो लास्ट क्लास में हमने उनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ किए थे। सर ये जब बॉन्ड बनाएगा तो कैसे इसमें से ये वाटर निकलेगा? ऐसे वाटर लिबरेट होगा इसमें पहले कार्बन के जो इसका वो है ना, इसकी बात करेंगे हम एडेनाइन की, तो एडेनाइन में जो फर्स्ट कार्बन रहेगा, मतलब पहली पोजीशन के साथ जो इसका कार्बन प्रेजेंट है, इसका जो कार्बन है H ग्रुप यहाँ से, और जो पेंटोज का OH ग्रुप है वो लिबरेट हो जाएगा। मतलब इसका पहली पोजीशन का इसका हाइड्रोजन और इसका आपके नाइट्रोजन बेस का OH, ये मिलके H2O लिबरेट कर देगा। ये जो आपको कोई अभी भी यहाँ नाइट्रोजन बेस हो सकता है सर? नाइट्रोजन बेस कोई भी हो सकता है, चारों में से, डीएनए के अंदर चारों में से कोई भी हो सकते हैं। एडेनाइन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है और साइटोसिन हो सकता है। चारों में से कोई सा भी बेस बॉन्ड रखता है। अभी जब हम आगे देखेंगे ना डीएनए का स्ट्रक्चर, अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने अभी आपको ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया है, सेम अभी हम डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो उसमें हम चारों बेस को लेके चलेंगे। हो गया सर। ओके, तो सभी ने ये नोट कर लिया है। अब इसमें ना एक पॉइंट लिखिए आप लोग, वैसे सारे हमने डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर दिए हैं, बट फिर भी आप एक पॉइंट लिख लीजिए। लिखिए, इन वन न्यूक्लियोटाइड two bonds are observed. In one nucleotide two bonds are observed, that is glycosidic bond, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की लोकेशन आपको पता ही है, हमने लिख रखी है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में। सेकंड लिख लीजिए फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड की लोकेशन आप लिख लीजिए पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ऑफ सेम न्यूक्लियोटाइड, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप ऑफ सेम न्यूक्लियोटाइड। आप देखिए ये बात क्लियर हो गई, और ये हमने समझ लिया कि किस तरह से इसके अंदर ये बॉन्डिंग देखी जा रही है। अब ये बॉन्डिंग क्लियर करने के बाद अब हम लोग देखते हैं आगे
तो हम बात करते हैं अब डीएनए के अंदर जो बॉन्डिंग है उनके बारे में। इसको रब कर देते हैं। अब हम समझते हैं बॉन्डिंग इन डीएनए, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखिए, जैसे ये हो गया हमारा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो गया ये नाइट्रोजन बेस, मान लीजिए एडेनाइन हो गया, और ये जो पांचवा कार्बन है 1 2 3 4 CH2H, जो ये है पांचवा कार्बन, फिफ्थ वन, इसके साथ जुड़ गया है ये फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, हम इसको सिंपल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। अब देखो इसके थर्ड पोजीशन पे ये OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखिएगा आगे इसी चेन में यहाँ पर ये रहेगा एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये पेंटोज शुगर हो गया। यहाँ पर मान लीजिए आ गया साइटोसिन, ये 1 2 3 4, और यहाँ पर है CH2OH के साथ ये जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप। इस फॉस्फेट ग्रुप में ये हो गया एक OH, ये हो गया, और एक OH यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर ये इसका कार्बन का OH हो गया, इसका पेंटोज शुगर का। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो इस वाले के साथ कैसे जुड़ेगा, देखो ये क्या करेगा, इसका यहाँ से OH और इसका H लेके वाटर लिबरेट कर देगा। तो जब ये वाटर लिबरेट होगा तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, ये कहलाएगा आपका, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है जी, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड तो पता ही आपको, ये वाला कौन सा है फॉस्फोएस्टर, ये कौन सा है ग्लाइकोसिडिक, ये कौन सा है ग्लाइकोसिडिक, ये फॉस्फोएस्टर। लेकिन जो दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फेट ग्रुप होगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड का, पेंटोज शुगर होगी किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड की, उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब ये देखो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट हो गए। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले की मैं बात करता हूँ, इस वाला जो ये पूरा जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें यहाँ पर पांचवा कार्बन है ये, और फिफ्थ पोजीशन पर ये वाला फॉस्फेट ग्रुप 3 है, और अगर इससे नीचे चलेंगे तो यहाँ पर ये थर्ड कार्बन है, और थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप 3 है। तो इसकी इस स्ट्रैंड की, डीएनए के इस वाले स्ट्रैंड की जो ओरिएंटेशन होगी वो ऐसे रहेगी, 5' 3'। क्लियर है, 5' 3'। पांचवे पे क्या फ्री है फॉस्फेट ग्रुप, और थर्ड पे क्या फ्री है OH ग्रुप। अब देखिए इसी ठीक ये पूरा हो गया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसके साथ साथ ऐसे और न्यूक्लियोटाइड मान लीजिए जुड़े हुए रहेंगे। अब इसके सामने जो स्ट्रैंड होगा, जो पेंटोज शुगर होगी, वो इन्वर्ट होगी ऐसे। ये हो गया थर्ड का OH 1 2 3 4, और CH2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। इसके सामने एक और यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा पेंटोज शुगर जो इन्वर्टेड होगी, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस है वो हो गया थायमिन। ये 1 2 3, इसका जो है वो चाहिए सेम, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा 4, और ये हो गया
फिफ्थ, और यहाँ पर हो गया इसके सामने गुआनाइन। अब देखिए यहाँ पर वही हो गया, ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, सेम फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। और अगर मैं इस वाले स्ट्रैंड की लोकेशन देखूं तो ये थर्ड कार्बन फ्री है यहाँ पे, जहाँ पर OH है, और यहाँ पर 5वें पे फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये कैसा है, 3 to 5 चल रहा है। तो पेंटोज शुगर के इन्वर्ट होने की वजह से जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है DNA का वो इन्वर्टेड हो जाएगा, 3-5, 3 पर OH, 5 पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। और दो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहे हैं, एक तो ये हो गया और एक सामने वाला ये हो गया। तो इनके जो नाइट्रोजन बेस हैं वो आपस में अटैच हो जाएंगे, एडेनाइन और थायमीन के बीच में बन जाएंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में बन जाएंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके पास बन के आएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर स्ट्रक्चर ऑफ DNA। और इस स्ट्रक्चर से हमको DNA के अंदर पाए जाने वाले बॉन्ड भी दिखाई देते हैं कि एक DNA में हमें कितने बॉन्ड दिखते हैं, 4 बॉन्ड दिखते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और पेंटोज शुगर के इन्वर्ट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक की ओरिएंटेशन 3 to 5 होती है, दूसरे की 5 to 3 है। तो आप इसको देख लीजिए ध्यान से, और इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, क्योंकि ये हो सकता है आपके पास बनाने के लिए आ जाए। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दे रखा है एक, और 2012 वाले पेपर में आया था वो। सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाया? हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए बनाएगा क्योंकि इनके बीच में ना पोलैरिटी होती है, एडेनाइन थायमीन के बीच में, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में इनके अंदर पोलर हाइड्रोजन है। पोलर हाइड्रोजन क्या होता है, ऐसा हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में के साथ अटैच रहता है। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उनके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो पोलर हाइड्रोजन है। तो पोलर हाइड्रोजन जब रहेंगे तो वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए बनाया है ताकि ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन आपस में अटैच हो सकें। अगर आप ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देंगे तो DNA ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अगर नहीं समझ आया तो बताइए। DNA ऐसे होता है ना, देखो DNA जो है वो इस तरह से देखते हैं आप, हेलिकल है, ऐसे दिखाई देता है आपको। ये DNA का एक स्ट्रैंड हो गया, इसकी ओरिएंटेशन मान लो यहाँ से है 3 से 5, और ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया सामने। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये 3 to 5 है एक, और एक 5 to 3 है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस हैं वो आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े हैं, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या हैं, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ के रखा हुआ है। अगर बीच में से ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो इसके दोनों स्ट्रैंड DNA के अलग अलग हो जाएंगे, DNA डीनेचर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने बना लिया। अब इसके बारे में यस सर। कुछ पॉइंट लिखिए इसके बारे में। in the DNA there is following types of bonding are observed. In the DNA there is following types of bonding are observed. तो बॉन्डिंग की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये कहाँ देखा जाता है? इट इज फाउंड इन बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज sugar of same nucleotide। दूसरा जो बॉन्ड इसके अंदर आता है वो आपको दिखता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। और ये कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन बिटवीन पेंटोज sugar and phosphate group of same nucleotide। तीसरा बॉन्ड जो हमें देखने को मिलता है वो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड between pentose sugar and phosphate group of different nucleotide। ये डिफरेंस है फॉस्फोएस्टर और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में। और चौथा बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज formed between the polar hydrogen of opposite नाइट्रोजन बेसिस। अपोजिट नाइट्रोजन बेसिस के बीच बनता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। और आपको याद रखना है एडेनाइन थाइमिन के बीच में हमेशा दो ही बॉन्ड बनेंगे क्योंकि उसके पास दो ही पोलर हाइड्रोजन है। और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे क्योंकि इन दोनों के पास 3 पोलर हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो ये चारों बॉन्डिंग है जो आपको याद रखनी है। तो हमने बॉन्डिंग समझ लिया। अब इसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर के डीएनए एंटी पैरेलल होता है, उसके अंदर पेंटोज शुगर इन्वर्टेड होती है, ये सारी बातें किसने बताई? तो इन सारी बातों के लिए सबसे पहले 2 साइंटिस्ट आए, एक थे फ्रैंकलिन और दूसरे थे विल्किंस। उन्होंने डीएनए का एक्सरे किया और एक्सरे करके उन्होंने डीएनए का ये बताया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा कैसा है। तो हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। और ये किसने किया था? परफॉर्म्ड बाय फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। इन्होंने ना डीएनए से एक्सरे पास करी और जब किसी से एक्सरे पास करते हैं तो उसका इमेज हमारे पास में बन जाएगा और फिर हम उस इमेज से उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। यही हमारी बॉडी में होता है जब हम एक्सरे पास करते हैं। एक्सरे कभी भी ऐसा तो नहीं होता कि भाई पेट का एक्सरे कराने जा रहे हैं, पेट का एक्सरे नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेट में कोई बोन नहीं है। जो बोनी पार्ट होते हैं हमेशा उनका ही एक्सरे होता है क्योंकि सॉलिड स्ट्रक्चर्स की इमेज ही आपको दिखाई देगी। अगर पेट पे एक्सरेज मारेंगे तो कुछ नहीं आएगा, खाली खाली पेपर आ जाएगा। तो एक्सरे के अंदर क्या करते हैं हम, जब एक्सरे पास करते हैं तो पीछे जो बैकग्राउंड फिल्म होती है उस बैकग्राउंड पर जो सॉलिड स्ट्रक्चर है उसकी इमेज आपको दिखाई दे जाती है। सेम इन्होंने डीएनए के साथ करा।
डीएनए एक सॉल्यूशन में लिया, उस सॉल्यूशन से एक्स रेज पास करी, और जब एक्स रेज पास करी तो इनको डीएनए की फिल्म दिखाई दी, डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, और उस स्ट्रक्चर में इन्होंने ये बताया कि डीएनए हेलिकल बना हुआ है, लेकिन ये ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने दिया डीएनए डबल हेलिकल मॉडल। फिर आया डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, और ये किसने दिया था? गिवन बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक by using एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। इन्होंने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी का यूज करके बाय यूजिंग एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी इन्होंने डीएनए डबल हेलिकल मॉडल दिया, और ये सक्सेसफुल हुआ। इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड और सक्सेसफुल मॉडल, और इसके लिए दे गॉट नोबेल प्राइज। इसके लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या क्या बातें एक्सप्लेन करी वो हम समझते हैं, आप ये पॉइंट नोट करें, और उसके बाद हम इनका मॉडल देखते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि इन्होंने उस अपने डीएनए डबल हेलिकल मॉडल में किन किन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था। तो देखिए, ये आप सभी ने नोट कर लिए हैं। अब हम इनका डीएनए डबल हेलिकल मॉडल में समझते हैं कि इन्होंने डीएनए के बारे में क्या क्या बातें बताई। तो डीएनए के जैसे दो स्ट्रैंड हमारे पास आते हैं। डीएनए कैसा है? डीएनए की बात करेंगे तो उसमें दो स्ट्रैंड है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है डीएनए। तो हम दोनों स्ट्रैंड बनाते हैं डीएनए के। ये हो गया डीएनए का एक स्ट्रैंड। अभी आएगी दुकान पे, बंद है अभी। अभी ये बारिश बंद हो जाएगी तो फिर आएंगे। नहीं, यहाँ हो रही है। हाँ, मानपुर में है। हाँ हाँ, ठीक है भाई। स्कूटर की भाई जब ये ऐसा कपड़ा लगवाओगे वैसे कैसे बता देंगे, तो ज्यादा थोड़ी लेंगे तुम्हारे। और ये एक स्ट्रैंड हो गया, और ये हो गया डीएनए का सेकंड स्ट्रैंड। ठीक है भैया।
ये हो गया डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। और दोनों स्ट्रैंड इन्होंने देखा तो बताया कि ये दोनों स्ट्रैंड हेलिकली अरेंज्ड हैं। हेलिकली अरेंज दिखाई दे रहे हैं आपको दोनों स्ट्रैंड। अब इसकी पोलैरिटी की अगर बात करेंगे तो एक स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है, इस वाले की अगर बात करें, इसकी पोलैरिटी है, इसकी पोलैरिटी है मान लीजिए 3' to 5'। तो इसकी क्या होगी 5' to 3'। और पोलैरिटी अपोजिट क्यों होती है? ड्यू टू इन्वर्टेड पेंटोज शुगर की वजह से इनकी पोलैरिटी अपोजिट रहती है। इसमें देखो, इसके बाद इन्होंने इसमें बताया कि इसके अंदर एक तो ऐसे एरिया देखे जा रहे हैं जो कम धसे हुए हैं। ये वाला देखो यहाँ से कम धसा हुआ है, तो जो लेस अंदर की तरफ डिप्रेशन जिसमें कम है उसको बोला गया, उस ग्रुप को बोला गया है माइनर ग्रुप। और इसके अपोजिट साइड में देखोगे तो ये ज्यादा अंदर है, तो इसको बोलेंगे मेजर ग्रुप। अगर यहाँ देखेंगे इस साइड से अगर चलेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा अंदर है, तो ये हो जाएगा आपका मेजर ग्रुप। और इसके अपोजिट देखोगे तो ये हो जाएगा माइनर ग्रुप। फिर यहाँ चलेंगे अगर तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से माइनर ग्रुप। और इधर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये मेजर ग्रुप। ठीक है। अब देखो इन्होंने बताया, ये सारे मत लिखिएगा आप, पहले समझिए। यहाँ पर इन्होंने बताया कि अगर हम डीएनए की बात करें तो उसका जो एक हेलिक्स है, जो एक कॉइल है, एक टर्न है, वो कंप्लीट होता है दो मेजर ग्रुप के बीच में। एक मेजर ग्रुप ये रहा और एक मेजर ग्रुप ये रहा। एक साइड से अगर देखेंगे तो दो मेजर ग्रुप के बीच में एक टर्न कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ये एक माइनर ग्रुप हो गया और ये एक माइनर ग्रुप हो गया। दो माइनर ग्रुप के बीच में एक टर्न कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए का एक टर्न कंप्लीट। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज वन टर्न या फिर वन हेलिक। ये एक हेलिक है, एक कॉइल है, और इसका डिस्टेंस कितना है, इट इज 34 एंगस्ट्रॉम। और इनके अंदर ये प्रेजेंट रहेंगे नाइट्रोजन बेस। जैसे ये हो गया एडेनाइन, तो इसके सामने आ जाएगा थायमिन। ये हो गया थायमिन, तो इसके सामने मान लीजिए क्या जाएगा एडेनाइन। ये हो गया गुआनाइन, तो ये हो गया साइटोसिन। ये साइटोसिन, ये गुआनाइन। और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएंगे। इसके बीच में 2 बॉन्ड, इनके बीच में 3 बॉन्ड। इस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्ड इनके अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर हम ये डिस्टेंस देखेंगे, दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच का अगर आप डिस्टेंस देखोगे, मतलब ये वाला डिस्टेंस देखोगे, अगर ये डिस्टेंस, अगर जो ये डिस्टेंस देखें, ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम का। और एक टर्न के अंदर डीएनए का जो पूरा एक टर्न है उसमें कितने बेस पेयर हैं, इट हैज 10 बेस पेयर। ये भी इन्होंने बताया कि डीएनए के एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। और अगर जो डीएनए का डायमीटर देखा जाए, ये कि इसका डायमीटर कितना है, तो डीएनए का जो डायमीटर है, डायमीटर इज अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर है इसका 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और ह्यूमन डीएनए की अगर लेंथ देखोगे तो लगभग
2.2 मीटर के आसपास का लंबा डीएनए होता है। ये सारे पॉइंट जो हमने यहाँ पर समझे हैं, ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए फ्रैंकलिन और विल्किंस ने। और इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने कहा कि जो डीएनए का बैकबोन है, बैकबोन ऑफ डीएनए is made up of pentose sugar and phosphate group। कि अगर जो हम पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को ब्रेक कर देंगे तो हमारा पूरा डीएनए जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें इन्होंने अपने डबल हेलिकल मॉडल के अंदर एक्सप्लेन की। आप इस डायग्राम को ड्रॉ करें और उसके बाद हम जो पॉइंट्स इन्होंने बताए थे वो हम लिख लेते हैं। कुछ तो हमने पैरामीटर यहाँ पे लिख लिए हैं, कुछ पॉइंट हम रिटर्न करेंगे, लिखेंगे अपने नोटबुक के अंदर। इसको आप ड्रॉ करिए और फिर हम वो पॉइंट लिखते हैं। चलिए लिखें, लिखिए according to Watson and Crick, according to Watson and Crick, DNA is made up of two strands. DNA is made up of two strands which are anti-parallel to each other, which are anti-parallel to each other. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, both the strand of DNA are complementary to each other. Both the strand of DNA are complementary to each other. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, both the strand of DNA are coiled in, both the strand of DNA are coiled in helical manner and in each single turn or helix 10 base pair are present. 10 base pair are present. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the anti-parallel strand of DNA, the anti-parallel strand of DNA is due to arrangement of pentose sugar, is due to arrangement of pentose sugar which is inverted, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सर ये रिपीट करने को, which is inverted, the anti-parallel, या फिर ऐसे लिखिए, the anti-parallel strand of DNA is due to arrangement of pentose sugar which is inverted. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in a DNA one turn is completed, in a DNA one turn is completed in between two successive major group or
2 successive major group or 2 successive minor group, 2 successive major group और 2 successive minor group, 2 मेजर ग्रुप या 2 माइनर ग्रुप के बीच में इसका एक टर्न कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the length of one turn is about 34 angstrom. The length of one turn is about 34 angstrom, which is called pitch of DNA, which is called pitch of DNA. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the distance between करना एक बार ये the length of one turn is 34 angstrom, is 34 angstrom, which is called pitch of DNA, which is called pitch of DNA. Next point here, the distance between two base pair, the distance between two base pair is 3.4 angstrom, is 3.4 angstrom. अब देखो हम ना एंगस्ट्रम में लिख रहे हैं सारी डिस्टेंस, आपको नैनोमीटर में भी दे सकता है, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.34 हो जाएगा ये, और जो 334 है वो 3.4 हो जाएगा। आप समझदार हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमने क्या बताया आपको, द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रम। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, the diameter of DNA is about 20 angstrom. The diameter of DNA is about 20 angstrom. ठीक है, तो ये हमने बात कर ली डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, और यहाँ हमने अपना कंप्लीट कर लिया डीएनए डबल हेलिकल मॉडल। तो हमने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी देख ली, डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया, और डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल भी हमने कवर कर लिया, और हमने ये भी समझ लिया कि जो डीएनए का बैकबोन है वो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ लॉ पढ़ेंगे, जैसे लॉ ऑफ एंटी पैरेलल क्या कहता है, इसके अलावा एक आएगा चार्गाफ रूल। आपने देखा हमेशा एडेनाइन के सामने थायमिन आ रहा है और गुआनिन के सामने हमें साइटोसिन आ रहा है, ये क्या है, तो दिस इज चार्गाफ रूल। तो चार्गाफ रूल देखेंगे, और फिर हम देखेंगे बेस रेशियो। तो ये सारी चीजें हम लोग कल कवर करेंगे। आप लोग यहाँ तक अच्छे से पढ़ के रखिए, इस डीएनए के स्ट्रक्चर को, जितने भी हमने आज स्ट्रक्चर बनाए हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए, बार बार बनाने की कोशिश करें, तो इससे आपके जो सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आपका जो लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप जिनके पास मॉड्यूल अवेलेबल हैं वो क्या करें, मॉड्यूल में जाएं और जो एक्सरसाइज 1 है इसकी, जिसमें आपके फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आप लोग लगाएं, उन सबको सॉल्व करें, और जो भी डाउट है वो डाउट अपने शेयर करें। और जिनके पास मॉड्यूल नहीं है अपनी एनसीईआरटी खोलें और एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर लगाएं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आप लोग भी मॉडल क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से अरेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं हो पाते अरेंज तो आप लोग मुझसे भी कुछ क्वेश्चन मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे।